भाई अगर एक दिन तुम सोकर उठो और देखो कि समुद्र का पूरा पानी गायब, जिस बोट में तुम आराम करके सो रहे थे वो अब एक डेजर्ट में पड़ी हुई है, नीचे से जाइंट मैन ईटिंग क्रैब्स निकल रहे हैं एंड तुम्हें पता चल रहा है कि अर्थ के पोल्स उल्टे हो गए हैं और तुम्हारे पास अब सिर्फ 7 दिन बाकी है वापस पानी के आने से पहले। भाई ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यही आज की मूवी है सर्वाइव जो 2024 में आई थी। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक फैमिली कैरेबियन सी में अपने यॉट पे छुट्टियां मना रही थी। उस फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं। टॉड जो कि फादर होते हैं, जूलिया जो मदर होती है, बेन जो सबसे छोटा बेटा है एंड केसी जो उनकी डॉटर होती है। तभी यॉट से जूलिया पानी में कूद जाती है तैरने के लिए। पानी में आराम करते वक्त जूलिया को महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ मूव कर रहा है, लेकिन वो इस बात को नकार देती है। उसको लगता है कि उसका भ्रम है। कुछ सेकंड के बाद उसको वापस ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ तैर रहा है, लेकिन सिंस उसको कुछ दिखाई नहीं देता तब वो घबरा जाती है एंड यॉट की तरफ तैरना शुरू करती है। जैसे ही वो तैरना स्टार्ट करती है यॉट की तरफ उसकी टांगे नीचे से कोई खींचने लगता है। जूलिया घबरा जाती है एंड बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वापस यॉट पे हमको दिखाया जाता है उनकी बेटी कैसी हेडफोन्स लगा के गाने सुन रही होती है, इसलिए उसको कुछ सुनाई नहीं देता। टॉम अपने बेटे को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है, इसलिए वो वहां व्यस्त रहता है। जूलिया पूरी मेहनत करती है ताकि वो पानी के ऊपर रहे और वो डूब ना जाए, लेकिन जूलिया को कोई नीचे खींच रहा होता है, इसलिए उसके मुंह में पानी जा रहा होता है एंड वो चिल्ला नहीं पा रही होती। थोड़ी देर बाद टॉम को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जूलिया काफी देर से नहीं दिखाई दी। टॉम जूलिया को यॉट पे ढूंढता है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही होती। तभी उसकी नजर पड़ती है पानी की तरफ। टॉम पानी की तरफ देखता है, तभी उसको जूलिया नजर आती है। वो देख के समझ जाता है कि जूलिया कुछ ना कुछ डेंजर में है। टॉम तुरंत बच्चों को आवाज लगाता है एंड यॉट को जूलिया की तरफ मोड़ देता है ताकि वो उसको बचा सके। जैसे ही बच्चे आते हैं टॉम पानी में कूद जाता है ताकि जूलिया को वापस वो यॉट पे लेके आ सके। टॉम जूलिया की तरफ जल्दी से पहुंचता है एंड उसको संभालता है। फिर वो धीरे धीरे तैराते हुए यॉट की तरफ जूलिया को लेके चलता है। यॉट के पास आने के बाद बच्चे लोग उनको ऊपर खींच लेते हैं एंड जूलिया बच जाती है। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जूलिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ अभी हुआ क्या। जूलिया खुद को समझाती है कि शायद तक लहरों की वजह से वो यॉट से दूर होती चली गई एंड शायद लहरों की वजह से ही वो बार बार पानी में खिंचती चली गई। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है एंड हमको रात का टाइम दिखाया जाता है। रात में बेन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है। केसी उसके बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करने के लिए लैपटॉप लेके बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड उसको दिखाता है कि शहर के ऊपर बहुत बड़े बड़े काले बादल छाए हुए हैं। ये दिखाते वक्त कॉल ग्लिच हो जाता है एंड फ्रीज हो जाता है। केसी वापस भागती है अपने फैमिली के पास ये बात बताने को। तभी टॉम कहता है शायद हम जमीन से बहुत दूर आ गए हैं, इस वजह से नेटवर्क इशू होगा। तभी सबको एक बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है। वो सब बाहर जाते हैं एंड देखते हैं कि वेल मछलियों का एक ग्रुप उनके साइड से जा रहा था। टॉम इन सबको बताता है कि वेल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन अभी जब तूफान आ रहा है तो वो भी कंफ्यूज हो रही है। तभी यॉट अचानक से बहुत जोर से हिलने लगती है एंड इनको लगता है कि किसी वेल ने उसको टक्कर मार दी है। टॉम को डर लगता है कि यॉट को कहीं नुकसान ना पहुंचा हो, इसलिए वो चेक करने के लिए पानी में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम जब वापस सरफेस पे आता है तो उसके कंधे पे चोट लगी होती है। टॉम को ऊपर खींचने के बाद जूलिया तुरंत से फर्स्ट एड लगाती है। टॉम इन लोग को बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा प्रोपेलर से उसको कंधे पे चोट लग गई। टॉम आगे डिस्क्राइब करता है जो भी चीज मेरे पीछे थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। टॉम को यॉट पे काफी नुकसान दिखाई देता है एंड इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पे कोशिश करती है एंड केसी अपने फोन सिग्नल्स ट्राई करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी केसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है एंड वो बहुत जोर से चिल्ला देती है, लेकिन वो बेन होता है जिसने एक डरावना मास्क पहनकर एक मजाक किया था। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह से बंद हो जाती है एंड ये लोग समुद्र में फंस जाते हैं। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि ये लोग कुछ समझ नहीं पाते। टॉम फैमिली को बताता है कि उनके पास 4 दिन का खाने पीने का सामान बचा है एंड अब इनको किसी मछली पकड़ने वाले बोट का इंतजार करना पड़ेगा। अचानक से रेडियो पे कुछ डिटेक्ट होता है एंड फैमिली को एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब लोग दौड़कर बाहर आते हैं एंड बहुत ज्यादा शॉक में देखते हैं। आसमान से बहुत सारे मीटेराइट्स पानी में गिर रहे होते हैं एंड जहां जहां ये गिर रहे होते हैं वहां वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा होता है। एक मीटेराइट उनके पास में पानी में गिर रहा होता है एंड ये देखकर टॉम तुरंत यॉट को चालू करने का ट्राई करता है। इंजन बहुत मुश्किल से चालू होता है, लेकिन तभी एक मीटेराइट आके उनके पास में गिरता है। फैमिली इतना ज्यादा डर जाती है कि रोते रोते ये लोग एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं। तभी टॉम को समझ में आता है ये जो मीटेराइट जमीन पे गिर रहे हैं ये एक्चुअली मीटेराइट्स है ही नहीं, ये सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करने जाता है एंड कंफर्म करता है कि इंजन टोटली खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है एंड फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है। इन लोग के पास जो कंपास था वो भी बहुत तेजी से घूम रहा होता है। हवा की वजह से यॉट जोर जोर से हिलने लगती है एंड बेन गिर जाता है एंड इस बार जब गिरता है तो उसको चोट भी लग जाती है। टॉम बहुत मेहनत करके बाहर जाता है एंड लाइफ जैकेट्स लेकर आता है क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि यॉट डूबने वाली है।
तभी लाइट चली जाती है एंड टॉम जाकर पावर बॉक्स के बटन को वापस क्लिक करता है ताकि लाइट आ जाए एंड लाइट आ जाती है। उस वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया के नाक से खून बह रहा होता है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं एंड केसी सिंक पे जाके उल्टी कर देती है। फैमिली की ये हालत देख टॉम बार बार रेडियो ट्राई करता है ताकि कहीं से रिस्पॉन्स आ जाए एंड ये लोग बच जाए, बट कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। अचानक से एक तेज हाई पिच नॉइज आती है एंड हवा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया खिड़की और दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक हैच खुल जाता है एंड हवा बहुत जोर से खिड़कियों को तोड़ने लग जाती है। टॉम एक फ्लेयर चलाता है इस उम्मीद में कोई अगर आसपास हो तो उन्हें देख ले एंड बचा ले, लेकिन फ्लेयर पूरी जल के खत्म हो जाती है एंड कोई उनको नहीं देख पाता। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वो स्टॉर्म से बच गए हैं, लेकिन उनकी यॉट पूरी तरह तबाह हो जाती है। जब वो बाहर आके देखते हैं तब समुद्र का पूरा पानी गायब हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि उनकी यॉट जमीन पर आकर अटक गई है। केसी अपने फोन पे सिग्नल चेक करती है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डाउन रहता है। बेन को 2 केकड़े दिखते हैं एंड वो उनके साथ खेलने लग जाता है। टॉम कंपास चेक करता है और वो देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। केसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा एंड वो एकदम रोने लग जाती है। जब जूलिया उसके पास आकर समझाने लगती है तब वो दूर चली जाती है एंड रोने लगती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज चेक करते हैं यॉट पे। बेन अपने बर्थडे बलून्स पर एक पत्थर बांध देता है ताकि कोई उन्हें देख ले एंड उसे बचा ले। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है एंड इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। वो आदमी इन लोग को अपना नाम नाओ बताता है एंड वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी इन लोग के यॉट की तरह जमीन पे अटक गई होती है। वो आदमी कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए ओशन पीछे हट गया है एंड जमीन डूब गई है। वो आगे कहता है कि उसको अभी तक इन लोग के अलावा कोई और सर्वाइवर्स नजर नहीं आए हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा डाउन है एंड कोई भी अभी तक कनेक्ट नहीं किया है उससे। वो तुरंत बताता है कि पोल्स वापस रिवर्स होंगे एंड शायद 1 हफ्ते में समुंदर वापस आ जाएगा। वो तुरंत फैमिली को बताता है कि पोल्स 7 दिन में वापस रिवर्स हो जाएंगे एंड इन लोग को किसी ऊंची जगह पर जाके खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी जब वापस आएगा तो बहुत ज्यादा डेंजरस वे में आएगा। नाउ उन लोग को बताता है कि उसके साथ एक और पार्टनर था, लेकिन क्रैश की वजह से वो मारा गया। अब सबमरीन में 3 लोगों की जगह है एंड उसमें से एक नाव है। जूलिया और टॉम तुरंत बताते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। नाउ उस फैमिली को अपने कोऑर्डिनेट शेयर करता है एंड टॉम कैलकुलेट करके बताता है कि सबमरीन तक पहुंचने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे। वो अपने फैमिली को आगे कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम लोग को निकलना है। अगली सुबह फैमिली अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी टॉम को कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ाता हुआ आदमी को देखता है जिसके हाथ में एक हार्पून होती है एंड एक कुत्ता साथ में भौंक रहा होता है। टॉम एक जिंदा आदमी को देखकर तुरंत उसके पास जाता है एंड पानी ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी टॉम से कुछ अजीब भाषा में बोल रहा होता है जिससे टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पानी पीने के बाद वो अजीब आदमी एकदम से टॉम के ऊपर हमला कर देता है एंड उसे जोर से लात मारता है। जूलिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो टॉम की तरफ भागती है। तभी वो आदमी अपने हार्पून को टॉम के पेट में घुसा देता है। टॉम कुछ देर के लिए तड़पता है एंड वो टॉम की गर्दन काट के उसको मार डालता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है एंड अपना हार्पून फेंक के जूलिया के कंधे को इंजर कर देता है। जूलिया दर्द सहते हुए यॉट के अंदर भागती है एंड बच्चों को बोलती है कहीं छुप जाओ फटाफट। वो दरवाजा लॉक कर देती है एंड कैसी एंड बेन को एक सोफा के अंदर छुपा लेती है। बच्चों को एक फ्लेयर गन दे देती है एंड खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। यॉट के बाहर वो आदमी दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार के अंदर घुस जाता है एंड वो इधर उधर ढूंढने लगता है। वो आदमी यॉट के अंदर घुसकर सबसे पहले खाना उठाता है एंड इधर उधर ढूंढने लग जाता है इन लोगों को। फिर वो बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई है, लेकिन जैसे ही जूलिया उस छेद से बाहर निकलती है कुत्ता उसे देख लेता है एंड जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ता जूलिया पे अटैक कर देता है एंड जूलिया अपने चाकू से उसको मार डालती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है एंड अपने कुत्ते की लाश देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी बीच जूलिया यॉट के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। जूलिया इन उस आदमी के बीच में हाथापाई होती है एंड जूलिया के हाथ में रखा हुआ चाकू वो गिरा देता है। फिर वो जूलिया के बाल पकड़कर उसका सर जोर से जमीन पर मारता है एंड फिर सोफा पे फेंक कर गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं एंड केसी तुरंत बाहर निकलती है एंड उस आदमी पे फ्लेयर गन चला देती है। वो आदमी जलने लगता है एंड यॉट में भी आग फैलने लगती है। जूलिया और बच्चे तुरंत बाहर भागने लगते हैं एंड तभी जूलिया को कुछ याद आता है। वो वापस यॉट के अंदर जाती है और खाने से भरा हुआ बैग और मैप को लेके वापस बाहर भागती है। बेन और केसी अपने पापा की ये हालत देखकर रोने लगते हैं एंड तीनों मिलके एक लास्ट गुड बाय टॉम को देते हैं। तभी वो डरावना आदमी फिर से यॉट के बाहर आ जाता है एंड फैमिली पूरी भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड साथ में सब उड़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। केसी मन में सोचती है कि वो पागल आदमी शायद उनके पास उस बलून की वजह से आया था।
ये सब सुनकर बेन खुद को गिल्टी मानता है अपने पापा की मौत का। तभी जूलिया उसको समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है एंड सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि वो पागल आदमी अभी भी पीछे आ रहा है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन को एक मरी हुई हैमरहेड शार्क दिखती है एंड वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जूलिया पीछे मुड़कर नोटिस करती है कि वो अभी भी आदमी पीछे इनके आ रहा होता है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं एंड एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं जहाँ पे जहरीला कचरा दबाया होता है। वो लोग उस एरिया को बहुत केयरफुली क्लियर कर लेते हैं एंड इन लोग को लगता है कि वो आदमी पीछे रह गया। चलते चलते उन्हें बहुत बड़े मरे हुए सी एनिमल्स और समुद्र के नीचे जमा हुआ प्लास्टिक का कचरा नजर आता है। यहाँ हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि समुद्र के नीचे बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा है एंड बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट दबाया गया है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है एंड जूलिया समझ जाती है कि उसको डिहाइड्रेशन होने वाला है। वो सबको रुकने को कहती है एंड पानी का बॉटल खोलती है। जैसे ही वो पानी का बॉटल देखती है तब उसको एकदम से एक शॉक लगता है। पानी ऑलमोस्ट खत्म था उस बॉटल में। केसी को एहसास होता है कि उसने शायद बॉटल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। जूलिया गुस्से में केसी पे चिल्लाती है कि शायद तुम्हारी वजह से हम सब मर जाएंगे। केसी कहती है क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी हम सब मरने वाले हैं। ये लोग एक बहुत लंबी बहस करते हैं एंड फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद इनको एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। अंदर कुछ हिलता हुआ देख ये सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ चिड़िया होती है। फैमिली तय करती है कि रात प्लेन के अंदर ही गुजार लेंगे ताकि नेक्स्ट डे इनको पूरी एनर्जी रहे। वो थोड़ा सा स्नैक शेयर करती है एंड जूलिया को टॉम के जैकेट के अंदर एक फैमिली फोटो दिखती है। वो उसको देख के रोने लग जाती है। तभी केसी आकर पूछती है कि मॉम, आपके और डैड के बीच की लव स्टोरी क्या थी। जूलिया मुस्कुराकर बताती है कि टॉम हॉस्पिटल में मेरा एक पेशेंट था, फिर उसने एक दिन मुझे एक फूल और एक प्यारी सी कविता देखकर प्रपोज किया था। रात में केसी प्लेन से बाहर जाती है, तभी वो डरावना आदमी उसको पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन जूलिया अचानक से पीछे से आकर उसके ऊपर चाकू से बार बार वार करती है। वो आदमी मर जाता है, लेकिन जूलिया फिर भी चाकू से हमला करती रहती है। जूलिया की ये हालत देख केसी बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो अपने माँ को गले लगा लेती है ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। अगले दिन सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े घूम रहे होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पे काटने के निशान हैं एंड इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई बहुत खतरनाक एनिमल है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, केकड़े उसके मुंह से बाहर आते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद केसी और जूलिया मैप देखती हैं। बेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता है एंड एक छोटे से तालाब से झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया उसे तुरंत खींचकर बोलती है रुक जाओ एंड समझाती है कि अनजान पानी पीने से वो बीमार हो सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है एंड फैमिली को सर पर कपड़ा बांधना पड़ता है। बेन को डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आने लगते हैं एंड तभी उनको पुरानी कुर्सियां मिलती है जहाँ पे जूलिया और केसी एक टेम्पररी शेल्टर बना लेते हैं। जूलिया बेन को एक इंजेक्शन लगाती है एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात यहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर जगती है। बाहर जाके देखती है तो क्रैब्स का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो तुरंत बच्चों को जगाती है एंड तीनों भागना शुरू करते हैं। भागते भागते इनको एक बहुत बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है जहाँ पे 3 क्रू मेंबर्स जिंदा थे। उनमें से एक औरत इनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी दोनों आदमी मना कर देते हैं एंड फैमिली को बाहर ही छोड़कर कंटेनर अंदर से लॉक कर लेते हैं। क्रैब्स को पास आता देख जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। जब वो खुद चढ़ने वाली होती है तभी क्रैब्स उसके पैर को काट लेते हैं एंड उसे चोट लग जाती है। बच्चे अपना हाथ बढ़ाते हैं एंड जूलिया को कंटेनर के ऊपर खींच लेते हैं। कंटेनर के अंदर एक छोटे से छेद से क्रैब्स अंदर आने लग जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रैब्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड उनपे हावी होने लग जाते हैं। आखिरी आदमी छत के एक होल से ऊपर निकलने का ट्राई करता है, लेकिन क्रैब्स उसको नीचे खींच लेते हैं एंड वो भी मर जाता है। जूलिया अपने चोट पर पट्टी बांधती है एंड वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तब वो खुद को एक रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढती है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा होता। वो एक क्रू मेंबर के पास में से एक हथियार उठाती है एंड जोर जोर से बच्चों को बुलाने लगती है। केसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है एंड बताती है कि वो और बेन एक मदद ढूंढने गए थे, लेकिन उनको कोई नजर नहीं आया। फिर दोनों बेन से मिलते हैं एंड एक खुले कंटेनर पे वेट करते हैं तूफान के जाने का। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करने की पूरी कोशिश करती है। हम देख पाते हैं कि जूलिया बहुत ज्यादा दर्द में होती है। तूफान खत्म होने के बाद उनको एक और कंटेनर मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा पानी रखा हुआ था। वो लोग वो पानी को देख के खुश हो जाते हैं एंड बॉडीज चेक करते वक्त उनको एक रेडियो और एक गन मिलती है। जूलिया नाव से कांटेक्ट करती है एंड बताती है कि हम लोग से मैप खो गया है। नाव उन लोग को बताता है कि उन पर एंथ्रोपॉड्स ने हमला किया था। वो एबिस के जीव है एंड ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। नाव आगे बताता है कि फैमिली को अब जल्दी करना चाहिए क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया है कि समुंदर उम्मीद से ज्यादा पहले वापस आ जाएगा। उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। नाव हवा में एक फ्लेयर चला देता है एंड उनको कहता है कि इस फ्लेयर की तरफ आ जाओ, तुम लोग को मैं मिल जाऊंगा। बहुत लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जहाँ पे बेन सुसु कर रहा होता है। तभी ये लोग देख पाते हैं कि ये लोग चलते चलते सबमरीन तक पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना है इनको। जैसे ही वो रास्ता पार कर रहे होते हैं तभी दीवारें हिलने लगती हैं एंड पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं, एज इफ एक अर्थक्वेक आ गया हो।
जूलिया तुरंत अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है एंड खुद पीछे हट जाती है गिरते हुए पत्थरों से। अब बच्चों और जूलिया के बीच में एक बहुत बड़ी पत्थरों की दीवार लग जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि तुम लोग मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन केसी मना कर देती है एंड जोर देती है अपनी माँ को चढ़ो एंड इधर आ जाओ। बहुत बहस और चिल्ला चोट होने के बाद जूलिया वादा करती है कि मैं तुम लोग को ढूंढ लूंगी, तुम लोग लेकिन अभी आगे बढ़ो। मजबूर होकर केसी अपने भाई को खींचती है एंड आगे बढ़ जाती है। बच्चे उस चट्टानी रास्ते को चढ़कर सबमरीन के पास भागने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि नाव बाहर खड़ा है एंड वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है। नाव उन लोग को समझाता है कि उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है एंड बच्चे अब सबमरीन ले सकते हैं। ये सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह हो जाएगी, केसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया की तरफ बहुत सारे केकड़े अटैक कर देते हैं। वो ओपन फायर कर देती है इस उम्मीद में कि वो केकड़ों को रोक देगी, लेकिन वो केकड़े इतने ज्यादा होते हैं कि सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त केसी दीवार के ऊपर चढ़ती है एंड वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि जूलिया उसको पकड़कर ऊपर चढ़ जाए। जूलिया अपने घायल पैर होने के बावजूद बहुत तेजी में ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। केसी उसकी मदद करती है एंड दोनों दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं एंड सबमरीन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। बेन पहले से ही सबमरीन के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ था एंड केकड़ों को आते देख वो ओपन फायर कर देता है। केकड़ों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं वो मात्रा में एंड वो नाव के शरीर तक पहुंच के खाने लग जाते हैं। जूलिया ऊपर चढ़ती है एंड एक गन उठा के तुरंत फायर करना स्टार्ट करती है ताकि उसके बच्चे सबमरीन के अंदर घुस जाएं। जैसे ही बच्चे सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं, जूलिया समझ जाती है कि उसकी गोलियां भी खत्म हो गई हैं। वो केकड़ों के ऊपर गन फेंकती है एंड वो खुद सबमरीन के अंदर चली जाती है। ये लोग तुरंत उस सबमरीन का हैच लगा देते हैं एंड उसके बाद ये लोग देखते हैं कि चारों तरफ से केकड़ों ने उन्हें घेर के रखा हुआ है। इसी वक्त समंदर वापस आ जाता है। तीनों तुरंत अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट पहन लेते हैं एंड एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। जूलिया को पूरी जर्नी के विजन्स आने लगते हैं एंड कैसी उल्टी कर देती है। फिर से वो हाई पिच आवाज आती है एंड फैमिली सारी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जूलिया और बच्चों को होश आता है तब वो खुद को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग उस सबमरीन का हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं एंड देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर पे गिरा दिया है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जिंदा है एंड नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। ये दिखाते से ही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, सर्वाइव एक यूनिक डिजास्टर मूवी है जो बहुत सारे इमोशंस को कंबाइन करती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जूलिया का कैरेक्टर है, जो पहले एक नॉर्मल मदर हुआ करती थी लेकिन ग्रेजुअली वो एक वॉरियर बन जाती है अपने फैमिली को बचाने के लिए। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो साइंटिफिकली ये बहुत ज्यादा absurd मूवी है। मैग्नेटिक पोल्स के रिवर्स होने से ये ओशन शिफ्ट नहीं होता है, अर्थ के एक्सिस रिवर्स होने से होता है। लेकिन दोस्तों, ये एक डिजास्टर मूवी है, कोई साइंस डॉक्यूमेंट्री नहीं। इस मूवी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा यूनिक कंसेप्ट है एंड लो बजट होने के बाद भी इंप्रेसिव विजुअल्स हैं। अगर मुझे इस मूवी की रेटिंग देनी होगी तो मैं 6.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये परफेक्ट नहीं है लेकिन एंटरटेनिंग जरूर है। अगर तुम्हें डिजास्टर फिल्म्स पसंद है और क्रीचर फीचर बहुत एंजॉय करते हो तो फिर डेफिनेटली देखना। लेकिन हाँ, ऐसे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखना कि ये एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर लेवल की मूवी होगी। ये एक एवरेज मूवी है विद अ गुड कंसेप्ट। तो दोस्तों, ये थी सर्वाइव की पूरी कहानी। एक फैमिली जो ओशन के गायब होने, डेडली एंथ्रोपॉड्स और अर्थ के पोल रिवर्सल होने से बचती है। मुझे आप लोग कमेंट में बताओ, क्या तुम अगर जूलिया की जगह पे होते तो सेम डिसीजंस लेते? स्ट्रेंजर सिंपैथेटिक था या प्योर इविल? केसी का वापस जाना क्या सही डिसीजन था? एंड मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट मूवी कौन सी मैं एक्सप्लेन करूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जो नेक्स्ट मूवी लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।